finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. जो टीम अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीत कर आ रही हो और जिस टीम ने 2008 के बाद कोई टेस्ट सीरीज ना हारी हो, वही टीम अगले 4 साल में 7 टेस्ट सीरीज हार जाए तो आपको कैसा लगेगा? और यही हुआ उस इंडियन टीम के साथ, जिसका वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे हर इंडियन क्रिकेट फैन और खास करके टेस्ट क्रिकेट फैंस भूलना ही चाहेंगे। इंडियन टेस्ट इतिहास का एक ऐसा दौर जिसमें एक कैप्टन, एक महान प्लेयर और कई सारे प्लेयर्स को अपने करियर की कुर्बानी देनी पड़ी। इंडिया आजकल जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर टेस्ट सीरीज डोमिनेट करती है और हर टेस्ट मैच में फाइट करती है, वैसे उस फेज में मानो ये इंडिया के लिए एक सपने जैसा था। जीतना तो दूर की बात थी, बल्कि इंडिया किसी भी टेस्ट मैच में फाइट भी ना कर पा रही हो ऐसा लग रहा था उस फेज में। इसलिए वो फेज बनकर रह गया इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का द डार्केस्ट फेज। जैसे कि सबको पता है कि रिसेंटली हम साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हो गए हैं, जो कि पिछले 1 साल में हमारी सेकंड होम व्हाइट वॉश है आफ्टर न्यूजीलैंड सीरीज। एंड आज आपको मेरी आवाज से पता लग गया होगा कि मेरी तबियत सही नहीं है एंड इसी वजह से मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बना पाया। एंड इवन यही रीजन है जिस वजह से 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल वाली वीडियो जिसकी हमने हाइप बनाई थी वो भी लेट हो गई है। ये वीडियो एक कंपाइलेशन वीडियो है इंडियन टेस्ट फेसेस का, जो कि फीचर करता है 2011 से लेकर 2019 तक के इंडियन टेस्ट फेज के बारे में। आई होप आप मेरी सिचुएशन को समझे, आप इस वीडियो को एंजॉय करें। थैंक यू। 2011 के वर्ल्ड कप से पहले ऐसा हाल इंडियन टीम का नहीं था जो उस वर्ल्ड कप के बाद हुआ। इनफैक्ट 2008 से लेकर 2011 वर्ल्ड कप तक इंडिया एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी। इंडियन टीम एमएस धोनी की कैप्टनसी के अंडर एक विनिंग फेज से गुजर रही थी। 2008 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब अनिल कुंबले ने 3rd टेस्ट के बाद रिटायरमेंट लेने का डिसाइड किया, तब एमएस धोनी के हाथों में टीम की कैप्टनसी आ गई। उस टाइम पे इंडियन टीम मैच विनर्स से भरी हुई थी। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर बैटिंग लाइनअप को संभाल रहे थे और साथ में भज्जी, इरफान पठान, श्रीसंत बॉलिंग को। इस विनिंग फेज की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2008 से, जहां पे ऑस्ट्रेलिया 3 मैच की सीरीज खेलने इंडिया आ रखी थी और इंडिया ने वो सीरीज 2-0 से अपने नाम करी थी। उस सीरीज में इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद से लेकर 2011 वर्ल्ड कप तक इंडिया ने एक भी सीरीज नहीं हारी थी, फिर चाहे वो होम हो या फिर अवे। इंडिया ने साउथ अफ्रीका में पहली बार सीरीज ड्रॉ करवाई, श्रीलंका में भी जाकर सीरीज ड्रॉ करवाई और न्यूजीलैंड में जाकर जीत दर्ज करी। ये सब इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी और वो विनिंग्स आज भी रिकॉर्ड एंड मेमोरी होल्ड करती है। 2009 में इसी फेज के दौरान इंडियन टीम एमएस धोनी की कैप्टनसी में टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पर आ गई और फिर टेस्ट में इस अपने नाम करी। ऐसा पहली बार था कि इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई हो। 2011 में इंडिया 50 ओवर्स वाला वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर देती है और इस मोमेंट पर इंडिया को इनविंसिबल का टैग मिल चुका था। नया कैप्टन जो कि पिछले 3 से 4 सालों से रुकने का नाम नहीं ले रहा था और एक के बाद एक टेस्ट सीरीज इंडिया जीत रही हो, उससे बढ़िया बात इंडिया के लिए क्या हो सकती है। मगर 2011 के वर्ल्ड कप के बाद सब कुछ बदल गया। जब इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता तो उसके बाद अवे सीरीज काफी थी। इंडिया की पहली सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी, जो कि उन्होंने विदाउट एनी प्रॉब्लम अपने नाम करी थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, 2002 के बाद इंडिया एक भी टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज से हारा नहीं था। टेस्ट सीरीज तो दूर की बात थी। उस सीरीज में विराट कोहली ने अपना टेस्ट डेब्यू किया, जिन्हें अगले इंग्लैंड टूर में ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद इंडिया इंग्लैंड में 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने जाती है और यह कहना गलत नहीं होगा कि उस नंबर 1 टेस्ट टीम की डाउनफॉल की शुरुआत उसी सीरीज में हो गई। सीरीज थी इंग्लैंड के खिलाफ और वो भी इंग्लैंड में। इंडिया का स्क्वाड काफी बैलेंस्ड और स्ट्रांग लग रहा था। इंडिया के लिए खुशी की बात यह थी कि जब पिछली बार इंडिया ने इंग्लैंड का दौरा किया था 2007 में, तब इंडिया ने तीसरी बार वहां पर टेस्ट सीरीज जीती थी, जो कि काफी मेमोरेबल था। मगर इस बार इंग्लैंड टीम उस पुरानी हार का बदला लेने के लिए रेडी थी और वही हुआ। पहले मैच में इंडिया को लॉर्ड्स में हार मिली। दूसरे मैच में द्रविड़ ने सेंचुरी मारी, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड की हैट्रिक ने पूरा गेम ही पलट के रख दिया और उसमें भी इंडिया को हार मिली। तीसरे मैच में इंग्लिश कैप्टन एलिस्टर कुक के 294 रन्स की तूफानी इनिंग्स ने इंग्लैंड को 3-0 से बढ़त दिलवाई और फाइनली 4 टेस्ट मैच में, जो कि ओवल के मैदान पर था, वहां पर इंडिया को 1 इनिंग और 8 रन से हार मिली। इंडिया को उस सीरीज में एक भी मैच जीतना तो छोड़ो, बल्कि ड्रॉ कराने के लिए भी बुरा हाल हो गया था। किसी मैच में इंग्लिश कैप्टन 294 रन मार देते हैं और किसी में इयान बेल 235। इंग्लैंड का हर प्लेयर उस सीरीज में चला और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उस सीरीज में इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन केविन पीटरसन ने बनाए, फिर भी उन्हें
प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं मिला था। उस सीरीज का कंपटीशन इंग्लैंड के प्लेयर्स के बीच ही चल रहा था। उस सीरीज में इंडिया की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन राहुल द्रविड़ ने मारे थे, जो कि खुद रिटायरमेंट के नजदीक खड़े हुए थे। ये सीरीज इंडियन टेस्ट क्रिकेट में एक काले धब्बे की तरह बन गई थी, जिसने इंडिया को नंबर 1 रैंकिंग से भी हटा दिया था। इंग्लैंड वो सीरीज 4-0 से जीत गई थी और अक्टूबर 2008 के बाद ये इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज में डिफीट थी। इंडिया उस इंग्लैंड के द्वारा व्हाइट वॉश से उभरा ही था, उतने में एक और बड़ा चैलेंज उनके सामने आके खड़ा हो गया था। वो चैलेंज और कोई नहीं बल्कि इनफेमस ऑस्ट्रेलियन टीम थी। और सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात यह थी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना था, यानी कि एक और अवे टूर। इंडिया सेना कंट्रीज में जाकर टेस्ट में स्ट्रगल जरूर कर रही थी और पिछले इंग्लैंड सीरीज में ये साफ दिख गया था। पिछली 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी थी इन 2008 एंड 2010, मगर फिर भी इंडियन टीम के अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर टेस्ट सीरीज में हराना एशियन टीम के लिए इम्पॉसिबल था। बस उम्मीद थी वो भी एक ड्रॉ सीरीज की, क्योंकि इंडियन फैंस को 0-4 से डिफीट साफ साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया उस समय पर एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी, जहां उनके स्टार प्लेयर्स वॉन, मैकग्राथ, साइमंड्स एंड गिलक्रिस्ट रिटायरमेंट ले चुके थे। वहां उस टीम में पहले के मुकाबले उतना दमखम नहीं था, मगर ऑस्ट्रेलियन टीम घर पर खेल रही थी और शायद उस टाइम पे इंडिया को धूल चटाने के लिए वही रीजन काफी था। ऊपर से इनफॉर्म माइकल क्लार्क एंड बाकी के प्लेयर्स ने उस सीरीज में बची हुई कसर निकाल दी। पहला टेस्ट बॉक्सिंग टेस्ट मैच था जो कि मेलबर्न में खेला गया। डेब्यूटेंट एड कोवान और जेम्स पैटिंसन की अमेजिंग परफॉर्मेंस से इंडिया वो मैच 122 रन से हार गई। ये बात यही नहीं रुकी, अगले मैच में कैप्टन माइकल क्लार्क ने अपने करियर की बेस्ट इनिंग्स खेलते हुए 329 रन नॉट आउट बना दिए 200 for Michael Clark. और इंडिया वो मैच एक इनिंग और 68 रन से हार गई। इंडिया अब 2-0 से पीछे थी और वो आगे के मैचेस जीतेगी ये भी डाउटफुल था। सीरीज के आखिरी 2 मैचेस भी इंडिया बुरी तरह से एंड वन साइडेड हारा था। थर्ड मैच एक इनिंग से और फोर्थ मैच ऑलमोस्ट 300 रन से इंडिया को हार मिली थी। आखिरी मैच में भले ही विराट कोहली ने अपना मेडन टेस्ट रन जड़ दिया हो, मगर वो इनिंग्स एक ही साल के अंदर इंडिया के दूसरे व्हाइट वॉश को नहीं रोक पाए। इंडिया अपना टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग इंग्लैंड सीरीज के बाद तो खो ही चुका था। ऑस्ट्रेलिया ने वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 4-0 से अपने नाम करी और इंडिया की तरफ से राहुल द्रविड़ एंड वीवीएस लक्ष्मण ने अपने आखिरी इंटरनेशनल मैचेस खेले। एंड सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि उस सीरीज का 4th टेस्ट एक लौता ऐसा मैच था जिसे इंडिया आखिरी दिन तक लेके गई हो, क्योंकि बाकी के सारे मैचेस मैक्सिमम 4 दिन तक ही चले थे। इंडिया वे सीरीज में हद से ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन इंडिया के पास एक पॉजिटिव बात ये थी कि इंडिया हमेशा की तरह घर पर एज यूजुअल इनविंसिबल थी। 2004 के बाद इंडिया एक भी होम सीरीज नहीं हारी थी और इसी बात को चैलेंज करने आ पहुंची थी उस टाइम की नंबर 1 टेस्ट टीम इंग्लैंड। इंडिया भले ही अपनी लोएस्ट फॉर्म से गुजर रही हो, मगर वो टेस्ट सीरीज इंडिया में थी और MS धोनी की कैप्टनसी में सभी को यही लग रहा था ये टीम तो जीत ही जाएगी। बट उस इंग्लैंड टीम के कुछ और ही प्लान्स थे। पहला टेस्ट इंडिया ने अहमदाबाद में आराम से जीत लिया। चतेश्वर पुजारा के डबल सेंचुरी की वजह से इंग्लैंड को 9 विकेट से हार मिली। इंडिया ऑलरेडी 1-0 की लीड ले चुकी थी, मगर अगले 3 मैचेस में पासा पूरी तरह से पलट जाएगा ये किसी को भी नहीं पता था। दूसरा मैच वानखेड़े और तीसरा मैच कोलकाता में था। 2 ऐसे प्रेस्टिजियस ग्राउंड जिसने इंडिया के टेस्ट इतिहास में काफी सारे हिस्टोरिक मैचेस होस्ट किए हो, उन्हीं ग्राउंड्स पे इंडिया अब टेस्ट सीरीज हारने वाली थी। एलिस्टर कुक की कैप्टनसी में इंग्लैंड दूसरा मैच खेलने उतरती है और कुक एंड केविन पीटरसन मैच का पूरा ही रुख बदल देते हैं। कुक और पीटरसन की सेंचुरीज ने इंडिया को पहले इनिंग में 90 रन की लीड दे दी और बचा हुआ काम जो कि विकेट्स लेने का था वो मॉन्टी पेनेसन ने 11 विकेट्स लेकर कर दिया। इंडिया वो मैच 10 विकेट से हार गया। इंग्लैंड के उन 3 प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन ने इंडिया को उन्हीं के घर में हरा दिया, जो कि इम्पॉसिबल था। मैन ऑफ द मैच केविन पीटरसन को मिला फॉर हिज 186 रन इनिंग। अगला मैच कोलकाता में था और फिर रिपीट हुई पिछले मैच की कहानी। इंडिया के लिए वो अब एक इम्पॉर्टेंट मैच बन चुका था। एज वो मैच हारने के बाद इंडिया अब सीरीज हारने के हालात में थी और होता भी वैसा ही है। इंडिया सेम एज द लास्ट मैच ये मैच भी 7 विकेट से हार जाती है। इस मैच में कुक ने 190 रन की शानदार पारी खेली, जिसने इंडिया को बैकफुट में लाकर खड़ा कर दिया। अगला मैच नागपुर में ड्रॉ होता है और इंडिया 8 साल बाद घर पर टेस्ट सीरीज हार जाती है। इस सीरीज में कुक ने बैटिंग के साथ कैप्टनसी से भी डोमिनेट किया। 190 एंड 123 लगातार 2 टेस्ट मैचेस में स्कोर करना ये कोई आम बात नहीं है। उसी के साथ केविन पीटरसन एंड मॉन्टी पेनेसन ने भी काफी कंट्रीब्यूट किया और इंग्लैंड वो सीरीज 2-1 से जीत गई। वो सीरीज विन इंग्लैंड के लिए इतनी बड़ी थी कि इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन माइकल वॉन ने ये तक कह दिया था कि वो सीरीज विन इंग्लैंड की 2010-2011 के एशेज विन से बड़ी थी। 2010-11 की एशेज में ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद घर पर एशेज हार गई थी, जो इंग्लैंड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बनी।
उस सीरीज को हारने के बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज को होम सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 2011-12 की सीरीज ऑस्ट्रेलिया से 4-0 से हारने के बाद इंडिया ने अपने घर पर 4-0 से हराकर ऑस्ट्रेलिया से रिवेंज ले लिया था और साथ में वेस्ट इंडीज को 2-0 से हरा दिया था। लेकिन इंडिया का मुश्किल वक्त वापस शुरू होने वाला था। 2011 में नंबर 1 टेस्ट टीम का खिताब इंडिया उस इंग्लैंड व्हाइट वॉश के बाद खो चुकी थी और अवे सीरीज के बाद इंडिया एक होम सीरीज भी हार चुकी थी, जो कि काफी हार्ट ब्रेकिंग था। 2 होम सीरीज विन ने इंडिया को सेकंड नंबर पर पहुंचा दिया था, मगर अब वो भी मुश्किल होने वाला था क्योंकि अगले 4 टेस्ट टूर्स इंडिया के बाहर सेना कंट्रीज में थे। फिर से 2011-12 के बाद इंडिया को सेना कंट्रीज में ट्रैवल करना था टू प्ले टेस्ट सीरीज और इंडिया के मेजर लेजेंड्स रिटायरमेंट ले चुके थे और इंडिया की अब एक फ्रेश टीम उतर रही थी। इसी के साथ इंडिया उन चारों सीरीज में एज यूजुअल स्ट्रगल करते हुए नजर आती है। 2013 इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका लॉस्ट बाय 0-1। 2014 इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड लॉस्ट बाय 0-1। उस सीरीज के दोनों टेस्ट मैचेस में कीवी कैप्टन ब्रैंडन मैकलम ने एक डबल सेंचुरी एंड एक ट्रिपल सेंचुरी मारी। 224 इन फर्स्ट टेस्ट एंड 303 इन सेकंड। उस सीरीज में बैस को रोकना इम्पॉसिबल था और उसी कंट्रीब्यूशन के बदौलत न्यूजीलैंड ने 1-0 से इंडिया को हरा दिया था। 2014 इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड लॉस्ट बाय 1-3। ये सीरीज इंडिया और विराट कोहली दोनों के लिए नाइटमेयर साबित हुई। विराट कोहली जो कि पहली बार इंग्लैंड का दौरा कर रहे थे, उन्होंने टीम एंड कंट्री को काफी डिसअपॉइंट किया। टीम के एक एक्सपीरियंस बैट्समैन होने के बावजूद वो सीरीज में एक भी 50 नहीं लगा पाए और 1-0 से आगे होने के बावजूद इंडिया 1-3 से वो सीरीज हार गई। हालांकि इंडिया ने लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जरूर जीता था, जिसमें ईशांत शर्मा ने अपने करियर का बेस्ट स्पेल डाला था। बट इंडियन टीम आखिरी के लास्ट 3 मैचेस हार गई। 2014-15 इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट बाय 0-2। इन सभी सीरीज में ये वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सबसे ज्यादा फेमस है इंडियन फैंस के बीच में। मेन रीजन बीइंग विराट कोहली, क्योंकि अनलाइक उनके लास्ट इंग्लैंड टूर की तरह उन्होंने इस सीरीज में 4 सेंचुरीज के साथ 692 रन बनाए। There's a lovely 100 from Virat Kohli. इंडिया इससे पहले की सीरीज के हर मैचेस में एंड तक जाती थी तो हार कर वापस आती थी, मगर इस सीरीज में इंडिया ने सबसे ज्यादा फाइट दी थी। विराट कोहली के अलावा उस सीरीज में केएल राहुल, मुरली विजय, अजिंक्य रहाणे के बल्ले से भी शतक आए थे, मगर इस सब के बावजूद इंडिया हर मैच में पीछे थी क्योंकि ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स फॉर्म में थे और होम कंडीशन का एडवांटेज तो था ही। मगर उस सीरीज के बीच में कुछ ऐसा हादसा हुआ जो हम इंडियन फैंस कभी नहीं भूल सकते। इंडिया पिछले 3 से 4 साल में अपनी 7th टेस्ट सीरीज हार चुकी थी और उसी सीरीज के 3rd टेस्ट के बाद इंडिया की टेस्ट में रैंकिंग नंबर 7 तक गिर चुकी थी। इसलिए 3rd टेस्ट के बाद फॉर्मर इंडियन कैप्टन MS धोनी ने टेस्ट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। धोनी इंडिया को नंबर 7 पर छोड़कर चले गए और तब हमें पता चला कि लगातार सेना में हार का क्या इफेक्ट पड़ा इंडियन कैप्टन पर। पूरी टीम में शॉक का माहौल था एज ये 4 साल इंडिया के लिए हेल की तरह बीते। यहाँ पे इंडिया ने ज्यादातर हार का सामना किया और जो इंडिया की टेस्ट में पॉपुलैरिटी थी वो भी काफी हद तक गिर गई थी। कैप्टन एंड मोस्ट लेजेंड्स ने रिटायरमेंट ले लिया था, जिसकी वजह से टीम को काफी सफर करना पड़ा और इसलिए वो स्ट्रगलिंग फेस इंडियन टेस्ट हिस्ट्री का डार्केस्ट फेस बन चुका था। हार, शर्मनाक हार, बेइज्जती से लेकर आलोचना तक। MS Dhoni has chosen to retire from Test cricket. यही सब टीम इंडिया को मिल रहा था टेस्ट क्रिकेट में, जब इंडिया सेना कंट्रीज में जाके एक के बाद एक सीरीज हार रही थी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि जो टीम टेस्ट क्रिकेट में एक तरफा हार रही थी, वही टीम अगले 4 साल में एक नए कैप्टन के अंडर टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट करने वाली थी। देन आपको कैसा लगेगा? होम डोमिनेशन से लेकर विराट कोहली की एज कैप्टन लेगेसी सेट हो जाना, टीम इंडिया ने उस फेस में सब कुछ विटनेस किया और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं उस गोल्डन फेज की जिसने इंडियन टेस्ट क्रिकेट को एक नई पहचान दिलाई थी और इंडियन फैंस के अंदर टेस्ट क्रिकेट को लेकर ऊर्जा वापस आई थी। अब इंडियन टीम 2014-15 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से हार चुकी थी। ये उस पॉइंट तक ऑब्वियस हो चुका था कि वो इंडिया का टेस्ट क्रिकेट के मामले में लोएस्ट पॉइंट बन चुका है। इंडिया की रैंकिंग नंबर 7 तक गिर चुकी थी, मगर इतना सब होने के बाद भी शॉकिंग बात यह थी कि इससे बुरी रैंकिंग इंडिया की पिछले 10 साल में एक भी बार नहीं थी और इसी सब के बोझ तले विराट कोहली टेस्ट टीम के फुल टाइम कैप्टन बन चुके थे। मगर इस सब के बावजूद विराट कोहली के पास एक बड़ा चैलेंज मौजूद था, इंडिया को दोबारा टेस्ट में नंबर 1 टीम बनाना। जितनी बेइज्जती इंडिया की पिछले कुछ उन सालों में हुई थी उतनी शायद ही कभी हुई हो, लेकिन इतिहास गवाह है जब भी इंडिया नीचे आई है तब इंडिया ने कमबैक जरूर किया है। टीम इंडिया के साथ साथ कैप्टन विराट कोहली को भी दुनिया के सामने बहुत सारी चीजें प्रूव करनी थी और जो नंबर 1 रैंकिंग 2011 में इंडिया ने खोई थी उसे वापस भी लेना था। मगर ये सब उतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि साल 2015 अभी भी क्रिकेट का पीक कंसिडर करा जाता है, क्योंकि उस दौरान सभी वो क्रिकेटर्स खेल रहे थे जो कि लेजेंड्स थे या फिर आगे जाके लेजेंड्स बनने वाले थे। इंडिया का इस टेस्ट जर्नी में पहला पड़ाव श्रीलंका होने वाली थी। बांग्लादेश के खिलाफ 1-ऑफ टेस्ट ड्रॉ करने के बाद
इंडिया को श्रीलंका का दौरा करना था, जहां पर 3 टेस्ट मैचेस खेले जाने थे। उस टाइम की श्रीलंकन टीम आज के श्रीलंकन टीम से ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग ही थी, लेकिन ऊपर से उनकी टीम में कुमार संगकारा, उपुल थरंगा और रंगना हैरात भी थे। पिछली बार जब हमने श्रीलंका को उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज में हराया था, वो साल था 1993 का, यानी कि 22 साल बाद, कई प्लेयर्स के रिटायर होने के बाद, कई सीरीज हो जाने के बाद श्रीलंका इंडिया के सामने अनबीटन थी। और ऊपर से कुमार संगकारा, जो कि ठीक 1 साल पहले मोस्ट रन इन अ कैलेंडर ईयर का रिकॉर्ड तोड़ के आ रहे थे, वो भी उस टीम का पार्ट थे। बट ये इंडियन टीम इससे भी मुश्किल टेस्ट सीरीज खेल के आ रही थी, तो इस चैलेंज से वे पीछे नहीं हटने वाले थे। टेस्ट सीरीज का पहला मैच गॉल में खेला जाना था और बस 5 डे का टेस्ट मैच जब खत्म होता है तो इंडियन फैंस की सारी एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीद उन्होंने एक बार फिर टीम इंडिया पे लगाई थी, वो चकनाचूर हो जाती है। इंडिया वो पहला मैच 63 रन से हार जाती है, और वो भी तब जब इंडिया ने 5 में से 3 दिन में डोमिनेट करा हुआ था। लेकिन रंगना हैरात के 7 विकेट हॉल और दिनेश चंडीमाल के 162 रन की पारी ने पूरा गेम ही पलट के रख दिया और श्रीलंका 1-0 से उस सीरीज में आगे हो गई थी। जिस फैन को यह लग रहा था कि टीम इंडिया अब अपना नया दौर शुरू करेगी, उन्हें अब पहले टेस्ट के बाद से ही डाउट होना शुरू हो गया था। बट इंडिया ने हार नहीं मानी और हमेशा की तरह अपने ऊपर बिलीव रखा कि वो ये सीरीज अब भी जीत सकते हैं। और 2 मैचेस के बाद कुछ ऐसा ही होता है। इंडिया बचे हुए दोनों ही टेस्ट काफी कन्विंसिंगली जीत जाती है। पहला टेस्ट 278 रन और दूसरा टेस्ट 112 रन से जीतने के बाद इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक करके श्रीलंका को 22 साल बाद उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज हरा देती है। इस सीरीज की जीत से न केवल मीडिया एंड क्रिकेटिंग वर्ल्ड शॉक हो गया था, मगर उस पूरी टीम का पोटेंशियल सबके सामने आ रहा था। जहां केवल पहले बैट्समैन परफॉर्म करते थे, वहां इंडिया के स्पिन विजर्ड अश्विन एंड जडेजा अपना कमाल दिखा रहे थे। इतना कि अश्विन को उनके लिए गए 21 विकेट की वजह से प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला था। एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि आने वाले सालों में अश्विन इंडियन टेस्ट क्रिकेट की ग्लोरी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले थे। इंडियन फैंस की खुशी का ठिकाना यही नहीं रुका। श्रीलंका टूर के बाद साउथ अफ्रीका सीरीज में, जो कि इंडिया का टूर कर रही थी, उन्हें भी अपने घर में इंडिया ने कन्विंसिंगली व्हाइट वॉश कर दिया। यस, वो साउथ अफ्रीकन टीम जिसे आज भी उनकी हिस्ट्री का बेस्ट वर्जन कहा जाता है, जो कि 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में से एक थी, जिसने इंडिया को उसी साल 3-2 से पहली बार ओडीआई सीरीज में भी हराया था। उसी साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम ने इंडिया में विराट कोहली की टीम के आगे घुटने टेक दिए थे। इंडिया वो सीरीज बड़े आराम से 3-0 से जीत जाती है। एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि मैच को बचाने के लिए साउथ अफ्रीका के मेन प्लेयर्स लाइक एबी डिविलियर्स एंड हाशिम आमला को 20-25 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी पड़ रही थी, जिससे वो मैच को ड्रॉ कर पाए। लेकिन उसके बाद भी वो मैच को नहीं बचा पाए। आप इंडिया में टेस्ट का डोमिनेशन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि उसी टूर में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को T20I और ODI दोनों सीरीज में हराया था। लेकिन टेस्ट फॉर्मेट आते आते पूरा खेल ही पलट गया और इसी सीरीज ने इंडिया की होम डोमिनेशन की नींव रख दी थी, जो कि आगे जाके एक बड़े लेवल पर होने वाली थी। इंडिया ने 2015 में पहले के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्म करा था और विराट कोहली को टेस्ट कैप्टनसी देने का डिसीजन कहीं ना कहीं सही प्रूव होता हुआ दिख रहा था। विराट कोहली तो उस टीम का मेजर पार्ट थे ही, लेकिन जो कमाल इंडिया के स्पिन डो अश्विन और जडेजा ने करा हुआ था वो काफी कमेंडेबल था। इसी के साथ 2015 के एंड होते होते इंडिया की रैंकिंग नंबर 7 से नंबर 2 हो चुकी थी, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा जंप था। फिर आता है साल 2016 और ये फैक्ट हर कोई इंडियन फैन एक्सेप्ट करेगा ही कि ये साल इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए गोल्डन ईयर की तरह था। इस साल इंडिया ने वो सब हाईज एंड लोज देखे जो इंडिया प्रोबेबली देख सकती थी, लेकिन जो रफ्तार टीम इंडिया ने इस साल पकड़ी टेस्ट क्रिकेट के मामले में, वो अनडाउटेडली अप्रिशिएबल था। इंडिया अपना सबसे पहला टूर वेस्ट इंडीज का करती है, जहां वो इजीली 4 मैच की टेस्ट सीरीज में 2-0 से वेस्ट इंडीज को हराकर वो सीरीज अपने नाम करती है। अब दौर कोई सा भी हो, लेकिन वेस्ट इंडीज को हराना पहले से उतना मुश्किल नहीं था। उस सीरीज के लीडिंग हीरोज की बात करें तो वो विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन थे। कोहली ने टेस्ट में अपना पहला 200 मारा था, वहां दूसरी तरफ अश्विन ने एक बेहतरीन ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस दी थी और 2 ब्रिलियंट सेंचुरी भी लगाई थी। इंडियन टीम के सभी प्लेयर्स अपना बेस्ट दे रहे थे और अच्छी बात यह थी कि सभी की उस टीम में इक्वल इंपॉर्टेंस थी। पहले की तरह नहीं था जहां पर इंडिया केवल विराट कोहली या फिर मुरली विजय पर डिपेंडेंट थी। सभी प्लेयर्स पे इतना पोटेंशियल तो था ही कि वो मैच को इंडिया की साइड ला पाए, जो कि बहुत अमेजिंग बात थी। और इसी के साथ इंडिया की होम सीरीज आ जाती है और इस बार उनके अगेंस्ट न्यूजीलैंड थी, जो इंडिया का टूर कर रही थी। वेस्ट इंडीज से सीरीज जीतने के बाद इंडिया बस एक कदम दूर थी अपना खोया हुआ ताज वापस लेने के लिए, टेस्ट में नंबर 1 स्पॉट हासिल करना और वो टेस्ट मैच अपने नाम करना।
लड़ना। और सीरीज शुरू होते ही हमें साफ साफ दिख जाता है कि सीरीज को कौन जीतने वाला है। जिस इंडिया को बड़ी से बड़ी टीमों के घर पर नहीं हरा सकी, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया इन 2013, वो भी तब जब इंडिया अपने लोएस्ट पॉइंट से गुजर रही थी। तो इस इंडिया को इंडिया में ही हराना एक सपने जैसा ही था। बहुत ही बुरी तरह से हर मैच इंडिया न्यूजीलैंड को हराती है। थ्रू आउट द सीरीज ऐसा लग रहा था कि केवल इंडिया ही गेम खेल रही है, क्योंकि रिजल्ट्स भी कुछ वैसे ही थे। पहला टेस्ट मैच 197 रन, दूसरा टेस्ट 178 रन और फाइनल एंड थर्ड टेस्ट इंडिया मैसिव 321 रन से जीत जाता है। इतने ज्यादा मार्जिन ये साफ साफ बताते हैं कि इंडिया कितना ज्यादा डोमिनेट कर रही थी उस सीजन में। विराट कोहली ने सीरीज में भी एक डबल 100 मारा, जहां उन्होंने थर्ड टेस्ट में 211 रन की एक मैच विनिंग नॉक खेली। इनफैक्ट अजिंक्य रहाणे ने भी नंबर 5 पे आगे उनका साथ निभाया और 188 रन बनाए। बट इन सब के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अश्विन को मिला। और ऐसा हो भी क्यों ना, अश्विन की बॉलिंग ने न्यूजीलैंड को पूरी सीरीज में फंसाए रखा और उस सीरीज में उन्होंने टोटल 27 विकेट्स अपने नाम किए, जो कि उस सीरीज में हाईएस्ट था। और अगर उस सीरीज में न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बात करी जाए, देन दे आर नॉट इवन क्लोज। उस सीरीज में उनके हाईएस्ट विकेट टेकर थे मिचेल सैंटनर और ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने 10 विकेट ईच लिए थे। न्यूजीलैंड को 3-0 से हराने के बाद इंडियन टीम वापस से टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बन चुकी थी। अगेंस्ट ऑल द ऑड्स इंडिया ने वापस से अपनी नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली थी। लेकिन उससे भी बड़ी अचीवमेंट थी कि जिस हालत में MS धोनी को रिटायरमेंट लेना पड़ गया था, वहां से विराट कोहली ने टीम को संभाला और नंबर 7 से फाइनली टॉप पे लेके गए। जीत के बाद जीत, मैच के बाद मैच, इंडिया को मानो हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा था। अजिंक्य रहाणे से लेकर चेतेश्वर पुजारा तक, रवि अश्विन से लेकर रविंद्र जडेजा तक, सभी अपने प्राइम फॉर्म में थे। और अगर कोई कसर बच जाए तो विराट कोहली तो थे ही बैटिंग को संभालने के लिए। इस ट्रांजिशन के बाद इंडिया की इमेज पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी और सभी को विराट कोहली का इम्पैक्ट टीम पे पता चल रहा था। The skill level's still there. We're definitely not taking anything for granted. Focus is purely on our team. और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हो कि इंडिया की सक्सेस के पीछे उस स्ट्रगल का हाथ था जो कि टीम इंडिया ने 2011 से 2014 में करी थी। टेस्ट में नंबर 1 बनते ही टीम इंडिया के सामने एक और चैलेंज आके खड़ा हो गया और वो थी इंग्लैंड क्रिकेट टीम। हाँ, वही टीम जिसने ठीक 4 साल पहले इंडिया को उन्हीं के घर पे हराया था। 28 बरस बाद इंग्लैंड ने भारत को सीरीज हरा दी है। वही इंग्लैंड जिसने 2012 में 1-0 से पीछे होने के बावजूद 2-1 से वापसी करी थी। उसी इंग्लैंड के सामने इंडियन टीम उतरने वाली थी, जो कि एक विनिंग स्ट्रीक पर चल रही थी। यानी कि जहां इंग्लैंड इसे इंडिया को उन्हीं के घर पे वापस से हराने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये इंडिया के लिए एक बदले की घड़ी थी। ये सीरीज पूरे 5 मैचेस की होने वाली थी और हम सभी को याद है कि हमारे साथ साथ पूरे इंडिया ने उस सीरीज में कितने आइकॉनिक मोमेंट्स विटनेस किए थे। वो सीरीज मानो इंडिया की बैटिंग एंड रविचंद्रन अश्विन के बॉलिंग की हाईलाइट से भरी हुई थी। पहला टेस्ट मैच राजकोट में था, जो कि ड्रॉ हो जाता है। दोनों ही टीम्स इक्वली ही खेलती है और जो रूट उस मैच में शतक भी लगाते हैं। लेकिन ये वाला मैच इकलौता मैच था उस सीरीज का जहाँ पे इंग्लैंड का कोई चांस था, क्योंकि उसके बाद जो 4 टेस्ट मैचेस में हुआ वो हर इंडियन फैन को याद ही होगा। इंडिया ने अगले 4 मैचेस बिल्कुल ऐसे जीते जैसे न्यूजीलैंड के सामने जीत रही थी। बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक सब परफॉर्मेंस टॉप नॉच आ रही थी, जहां बॉलिंग में अश्विन और जडेजा टाइम टू टाइम विकेट्स लेने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली अपना अलग ही जलवा बिखेर रहे थे। 8 इनिंग्स, 655 रन्स, 108 का एवरेज और भी पता नहीं क्या क्या विराट कोहली ने उस सीरीज में अचीव किया। लेकिन इन सब के बाद भी जो चीज पूरे टेस्ट सीरीज में हाईलाइट बनी वो थी करुण नायर की 303 रन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग, जो हम सभी इंडियन फैंस को याद है। जो कि मेरी तो पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट इनिंग में से एक है। ये 303 रन की इनिंग सीरीज के 5th टेस्ट मैच में आई थी, जो कि चेन्नई में था, जहां करुण नायर ने 303 रन बनाए थे और 300 बनाने वाले दूसरे भी इंडियन बने थे। इससे पहले रिकॉर्ड बस वीरेंद्र सहवाग के पास था। ये केवल उस सीरीज की नहीं बल्कि पूरे इंडियन टेस्ट क्रिकेट की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग बन के रह गई थी। एंड वो इनिंग ही वो रीजन था जिसकी वजह से इंडिया वो 5th टेस्ट मैच जीत कर कन्विंसिंगली उस सीरीज को 4-0 से जीत जाती है। एंड साथ में टीम इंडिया अपनी 4 साल पुरानी हार का भी बदला ले लेती है। विराट कोहली को उनकी ब्रिलियंट 655 रन की वजह से प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला था। 2017 में भी टीम इंडिया का यही फॉर्म चालू रहता है और इंडिया एज यूजुअल उस साल भी टेस्ट क्रिकेट में अनबीटन रहती है। लेकिन असली चैलेंज तो इंडिया का 2018 में शुरू होने वाला था। एंड 2019 आते आते इंडियन टीम एक सुंदर नोट पे इस दौर को खत्म करती है। एक ऐसा दौर जो कि विराट कोहली की कैप्टनसी में हमेशा याद रखा जाएगा। 2018 के आते ही इंडिया वापस से सेना कंट्रीज का टूर करने वाली थी। एंड अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये साफ साफ पता होगा कि इंडिया की 2013-14 में कितनी बुरी हालत हो चुकी थी सेना कंट्रीज के अंदर। इन सभी सेना
कंट्रीज की कंडीशन से लेकर वहाँ की पिचेस ने इंडिया को टाइम टू टाइम परेशान ही किया है और वही कंडीशन एंड सीरीज वापस से रिपीट होने वाली थी। बट क्या रिजल्ट भी वही रिपीट होने वाले थे या फिर इस बार कुछ चेंज आने वाला था? 2018 के शुरू होते ही जनवरी में इंडिया साउथ अफ्रीका का दौरा करती है। कंडीशंस भी पहले की तरह सेम थी, एनवायरनमेंट भी पहले जैसा ही था, प्लेयर्स कहीं हद तक सेम ही थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट भी सेम निकलता है। इंडिया वो टेस्ट सीरीज 2-1 से हार जाती है और साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना कुछ अधूरा सा रह जाता है। बट इस सीरीज में बात कुछ और ही थी। ऑल्दो इंडिया उस सीरीज को हारी तो जरूर थी, लेकिन इस सीरीज में इंडिया को काफी ज्यादा टेक अवेज मिले थे। जिससे पहले 2 मैच हारने के बाद जो कमबैक इंडिया ने 3rd टेस्ट मैच में करा वो काफी अनबिलीवेबल था। जहां इंडिया में स्पिन बॉलिंग कमाल दिखा रही थी, वहीं साउथ अफ्रीका में पेसर्स ने कमाल दिखाया था। इंडिया का ये सिलसिला यही नहीं रुका। कुछ महीनों बाद इंग्लैंड में 4-1 से हारने के बाद भी हमें कई सारे टेक अवेज देखने को मिले थे। वो सीरीज भले इंडिया 4-1 से हार गई थी, मगर वो सीरीज विराट कोहली के लिए एक रिवेंज सीरीज जैसी थी, जहां विराट ने 2014 के फेलियर के बाद 2018 में 593 रन मार के एक तगड़ा कमबैक दिया था, जो कि विराट के प्राइम को डिफाइन करने के लिए काफी था। मगर जहां इंडिया नंबर 1 साइड होते हुए भी सेना में स्ट्रगल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ इस सब का फायदा उन सबको हो रहा था, फिर चाहे वो बैट्समैन का कंडीशन को अडेप्ट करना हो या फिर फास्ट बॉलर का फील्ड पे अपना जलवा बिखेरना। टीम इंडिया काफी हद तक आने वाले चैलेंजेस के लिए रेडी हो चुकी थी। पिछले 3-4 सालों में इंडियन टेस्ट क्रिकेट पूरी तरह से बदल चुका था। फिर चाहे बात हम प्लेयर्स की अप्रोच की करें या फिर उनके पोटेंशियल की, दोनों ही पहले से काफी बेहतर लग रहे थे। और अगर हम उसमें विराट कोहली की कैप्टनसी ऐड कर दे तो जो टीम निखर के आती थी उस पर अनडाउटेडली हर इंडियन फैन को प्राउड ही होगा। I used to look at Virat and think he's like Australian fight in him. वेल हम साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में हारे जरूर थे, मगर उस सीरीज के मैचेस काफी क्लोज थे और रिजल्ट कहीं और भी जा सकता था। लेकिन अब फर्क आ चुका था। जहां पहले टीम इंडिया ड्रॉ कराने के लिए खेलती थी, वहां इस बार टीम इंडिया अग्रेसिव होकर जीतने के लिए खेल रही थी और अपना बेस्ट देने को रेडी थी। लेकिन जितना एफर्ट टीम इंडिया साल दर साल लगा रही थी, उसका फाइनल रिजल्ट हमें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखने को मिल गया था। उसी साल इंडिया 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली थी और पिछली बार जब हमने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करा था, यह बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ था। MS Dhoni has chosen to retire from Test cricket. एंड एक लूप की तरह हम फिर से वापस उसी जगह पर आ चुके थे। किसी कंट्री में जाके जीतो या ना जीतो, ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया को जरूर जीतना था, क्योंकि पास्ट में हम इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड में सीरीज जीत चुके थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से इंडिया 70 साल से हार ही रहा था एंड इंडिया पे एक सुनहरा मौका था हिस्ट्री क्रिएट करने का। बट इस बार टास्क इंडिया के लिए कंपैरेटिवली आसान होने वाला था, क्योंकि उसी साल हुए सैंड पेपर कंट्रोवर्सी की वजह से ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स लाइक स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर 1 साल के लिए बैन हो चुके थे और ऑस्ट्रेलियन टीम का पार्ट नहीं होने वाले थे। I want to sincerely apologise for betraying your trust in me. I've let you down badly. जो कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग को वीक करने वाला था। बट इसी जज्बे को लेकर टीम इंडिया अपना आखिरी फ्रंटियर जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। पहला टेस्ट एडिलेड के मैदान पर था और जब टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन क्राउड के सामने उन्हीं की टीम को हरा दे तो उससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। उस टेस्ट मैच में इंडिया की बॉलिंग के सामने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप घुटने टेक देती है। वो टेस्ट मैच शुरू तो हुआ था चेतेश्वर पुजारा की एक अमेजिंग सेंचुरी से, और खत्म हुआ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के तांडव से। ऑस्ट्रेलिया को लास्ट इनिंग में 322 रन का टारगेट चेस करना था, जो कि डिसेंट सा लग रहा था और ऑस्ट्रेलिया इस टारगेट को चेस करने में लगा भी हुआ था। मगर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग के सामने ऑस्ट्रेलिया ये मैच केवल 31 रन से हार जाती है। यह हार ऑस्ट्रेलियन टीम को बहुत ज्यादा चुभ जाती है और ऐसा हो भी क्यों ना, जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम उस टीम से मैच हार जाए जिसने ऑस्ट्रेलिया को लास्ट टाइम 2008 में हराया था, तो दुखी होना तो लाजमी था। इंडिया उस सीरीज को 1-0 से लीड कर रहा था और साथ में अगला मैच जीतने की फिराक में उतरता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे एक और मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैच शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग से ही फ्रंट फुट पे नजर आ रही थी। पहली इनिंग में 326 रन और दूसरी इनिंग में 243 रन बनाने के बाद इंडिया के सामने 286 रन का लक्ष्य था, जो कि इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग करी फोर्थ इनिंग में, वो काबिले तारीफ थी और होम टीम ने 146 रन से उस मैच को अपने नाम किया था। इंडिया उस 286 के टारगेट को चेस करते वक्त केवल 140 रन पर ही क्रम्बल कर गई एंड इंडिया के हाथ से उस सीरीज में लीड का चांस चला गया। विराट कोहली ने उस मैच में शानदार शतक भी लगाया था। His 25th Test match century.
लेकिन वो शतक टीम को मैच नहीं जितवा सका एंड ऑस्ट्रेलिया ने 1-1 से सीरीज इक्वल कर दी थी। इस हार के बाद टीम इंडिया के पास दो रास्ते थे, या तो फाइट बैक करके थर्ड टेस्ट मैच में कमबैक करके सीरीज को बचाना, या फिर हमेशा की तरह सीरीज को एक तरफा गवा देना। तो सीरीज से पहले इंडिया ने हमेशा ऑस्ट्रेलिया में हार ही देखी थी, लेकिन इस सीरीज में कुछ डिफरेंट होने वाला था। थर्ड टेस्ट जो कि बॉक्सिंग डे टेस्ट था वो मेलबर्न में होता है और दोनों ही टीम्स के लिए मैच डिसाइडिंग फैक्टर भी होने वाला था। अगर हम सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया पहले बैटिंग करते हुए मेलबर्न की टफेस्ट कंडीशन में 443 रन बना देती है, थैंक्स टू पुजारा जो कि 106 की अंडररेटेड पारी खेलते हैं और इतना बड़ा टोटल खड़ा करने में मदद करते हैं। ये टोटल पहली इनिंग के हिसाब से इतना ज्यादा था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टोटल के सामने केवल 151 रन पे ऑल आउट हो गई। बुमराह ने पूरी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को चीर के रख दिया था। जब फोर्थ इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 398 रन का इम्पॉसिबल सा टारगेट चेस करने आई तो इंडियन पेसर्स ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर पे हराने के लिए तैयार थे। ऑस्ट्रेलिया वो मैच 137 रन के बड़े मार्जिन से हार जाती है और ऑस्ट्रेलिया अपने ही घर में एक एशियन टीम के सामने 2-1 से पीछे हो जाती है। वो तो शुक्र है बारिश का कि उसके आने से अगला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, वरना पुजारा के उस मैच में लगाए गए 193 रन और पंत के ताबड़तोड़ 159 रन 50 for Pant and 150 in style as well. टीम को 3-1 से जितवा देते, लेकिन लास्ट मैच भी ड्रॉ रहा और इंडिया 70 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट सीरीज जीत गई। People taking pot shots and firing blanks. I was not joking there because I knew how hard this team had worked. And you've seen that transition happening over the last 2-3 years where the guys in the team have become more and more confident. उस दिन हर एक क्रिकेट फैन खुश था। हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के उनका घमंड चकनाचूर करके रख दिया था। We all play mind games, don't we? ये सीरीज की जीत उस बदले की तरह थी जो हमने 2011 से 2014 तक कर लिया। इंडिया ने नंबर 1 टेस्ट टीम रहकर अपना फाइनल फ्रंटियर कॉन्कर किया और ये सीरीज हम सभी के दिलों में हमेशा बची रहेगी। उस सीरीज का क्रेडिट चेतेश्वर पुजारा और इंडियन पेसर्स को जाना चाहिए, स्पेशली जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, क्योंकि पुजारा ने उस टेस्ट सीरीज के ऑलमोस्ट हर मैच में शतक लगाया था और सरप्राइजिंगली जिस मैच में पुजारा के बैट से रन नहीं आए थे, इंडिया वही मैच हार गई थी। लेकिन पूरी टीम के एफर्ट की वजह से इंडिया फाइनली वो सीरीज जीत चुकी थी, वो भी 2-1 से, जो कि काफी हिस्टोरिक मोमेंट था। Well, let's discuss some challenges faced by Kohli and Team India. Number 1, leadership and vision. विराट कोहली कैप्टेंसी। कोई माने या न माने मगर इंडियन टेस्ट का राइज हमें विराट कोहली की कैप्टेंसी में ही देखने को मिला था। विराट ने जब टीम इंडिया की फुल टाइम कैप्टेंसी ली थी 2015 में, तो उनकी अप्रोच काफी अग्रेसिव होने के साथ साथ पॉजिटिव भी थी, जिसने पूरी टीम के माइंडसेट को चेंज करके रख दिया था। और विराट कोहली की कैप्टेंसी के अंडर हमने कितना अमेजिंग परफॉर्म करा ये हम सबको पता ही है। नॉट ओनली इन होम कंडीशन बट ऑल्सो इन ओवरसीज कंडीशन हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया। रवि शास्त्री की कोचिंग का भी यहाँ पे काफी कंट्रीब्यूशन रहा। जब 2017 में रवि शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच बने तो जो उनका माइंडसेट टेस्ट क्रिकेट के प्रति होता था, स्पेशली इन ओवरसीज कंडीशन, वो देखने लायक था। Woke up in the middle of the night and said, "Wow, I'm so happy." What would that moment be? 2 back-to-back wins in Australia. But if you ask me one, the icing on the cake was that last day at the Gabba when we went past the finishing line with Rishabh Pant taking us home. Has to be the icing on the cake. I thank my players for that, all of them. होम डोमिनेंस 2015 से लेकर 2019 तक इंडिया एक भी होम सीरीज नहीं हारी थी, बल्कि अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें तो इंडिया केवल एक ही टेस्ट मैच हारी थी, वो भी 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वरना उसके अलावा जो इंडिया का डोमिनेशन रहा है मेनली 1 साइडेड ही रहा है। फिर चाहे वो न्यूजीलैंड को 3-0 से व्हाइट वॉश करना हो या फिर इंग्लैंड को 4-0 से हराना, इंडिया ने होम सीरीज में अनरियल डोमिनेशन दिखाया है। और हम सभी को पता ही है कि इतना तगड़ा डोमिनेशन आया ही इंडियन स्पिन डुओ की वजह से है, जो कि थे रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। इंडियन पिचेस पे उन्होंने इतने विकेट्स लिए जितने टोटल अपोजिंग टीम ने ना लिए हो। Ashwin is always trying something different. He'll bowl the odd leg break, the one that will drift away, go straight through. And he's often said that he can experiment because at the other end, you know there's a bank there. You're never going to go more than 2 and over. Jadeja is a magnificent bowler in home conditions. His confidence is high. 2015 से 2019 तक रवि अश्विन ने जहां 25.44 की एवरेज से 99 विकेट्स लिए, वहीं दूसरी तरफ जडेजा ने भी 23 की एवरेज से 91 विकेट्स लिए और इंडिया को घर में सीरीज के बाद सीरीज जितवाई। फास्ट बॉलिंग रेवोल्यूशन। अगर घर पर स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे थे तो फॉरेन कंडीशन में इंडियन पेसर्स ने अलग ही कमाल दिखा रखा था। जसप्रीत बुमराह का 2018 में टेस्ट डेब्यू करने से लेकर वो फाइनल फ्रंटियर कॉन्कर करने तक। Last ball. Oh, like a fallen given. What a
उन्होंने टोटल 48 विकेट्स लिए और वो भी 21 की एवरेज से। ये कारनामा बुमराह ने बस 10 मैचेस में किया था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था। और अगर मोहम्मद शमी की विकेट्स को भी ऐड कर लेते हैं तो इस डुओ ने उस साल 100 से भी ज्यादा विकेट्स लिए थे, व्हिच इज जस्ट अमेजिंग। बैटिंग कंसिस्टेंसी। अब अगर बात बॉलिंग की हो ही रही है तो इंडिया की बैटिंग को कैसे भूल सकते हैं। 2011 वाले फेस और इस वाले फेस में एक बड़ी चीज का अंतर था और वो था इंडिया की बैटिंग लाइनअप का, जो कि काफी इवॉल्व हो चुकी थी। फिर चाहे हम बात होम कंडीशन की करें या फिर अवे की, विराट कोहली और बाकी प्लेयर्स भर भर के रन्स बना रहे थे। टॉप 3 स्कोरर्स की बात करें इस दौर की तो वो थे चतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने पूरी बैटिंग लाइनअप को संभाल रखा था। Here are some notable performances by Indian batsmen. Pujara's marathon 202 in the 2017 Ranchi Test against Australia. Virat Kohli's 593 runs in 2018 England series. Looking for his 100 and finds his 100. Pujara's 521 runs in 2018-19 Australian series. That is a magnificent 100 from Pujara, his third of the series. फिटनेस एंड फील्डिंग। विराट कोहली के कैप्टन बनने के बाद जो चीज हमें इंडियन क्रिकेट में नहीं देखने को मिली थी वो थी फिटनेस स्टैंडर्ड्स और फील्डिंग। प्लेयर्स लाइक रविंद्र जडेजा, विराट कोहली एंड अजिंक्य रहाणे कुछ ऐसे एग्जांपल थे जिन्होंने नेक्स्ट लेवल पर फील्डिंग करी थी एंड इम्प्रूव्ड एबिलिटी और रिफ्लेक्सेस की वजह से कई कैचेस और रनआउट्स भी करे थे। Goes for it. What a catch! A stunning catch by India's Virat Kohli. वेल वो टेस्ट फेज तो बीत गया और हम सभी को लकी फील होना चाहिए कि हमें इंडियन टेस्ट क्रिकेट का वो गोल्डन एरा विटनेस करने का मौका मिला, जहां हम 2014 तक ओवरसीज कंडीशंस में ठीक से अडैप्ट भी नहीं कर पा रहे थे। आपको बता दें कि ब्रिस्बेन में बेड़ा गर्क हो चुका है और सीरीज भारत के हाथ से निकल चुकी है। वहीं ठीक 4 साल बाद हम टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे। And it's been a wonderful series from India. They win the Test series 3-0. इंडिया की बैटिंग की बात करी जाए या फिर फील्डिंग की, सब कुछ ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ था और शायद यही रीजन है कि 2016 से 2020 तक इंडिया हमेशा नंबर 1 रहा था बाय द एंड ऑफ एवरी ईयर। और शायद स्टैट्स भी कुछ ऐसा ही बताते हैं। जहां इंडिया का विन परसेंट 2011 से 2014 में केवल 33.33 का था, वहीं 2015 से 2019 में ये बढ़कर 64 तक जा चुका था। और वहीं अगर हम सेना कंट्रीज में परफॉर्मेंस की बात करें तो जहां हमने 2011 से 2014 में केवल एक टेस्ट मैच जीता था, वहीं 2015 से 2019 में टोटल 4 टेस्ट मैचेस जीत लिए थे, इंक्लूडिंग द सीरीज विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एंड यही सब स्टैट्स इंडिया के उस एरा को डिफाइन करने के लिए काफी है। पहले ये थी कहानी इंडिया के उस गोल्डन टेस्ट क्रिकेट फेज की, जहां पे इंडिया ने अगेंस्ट ऑल द ऑड जाकर डोमिनेट करने का पूरा ट्राई किया। विराट कोहली और रवि शास्त्री, दो ऐसे नाम जो हर इंडियन क्रिकेट फैन जानता भी है और रिस्पेक्ट भी करता है। And salute my captain. इन दोनों ने मिलकर बनाई थी इंडियन क्रिकेट की सबसे पावरफुल और सक्सेसफुल कैप्टन कोच की जोड़ी। Past is history, future is a mystery. विराट कोहली, जिनको हम उनके फियरी एटीट्यूड, पैशनेट लीडरशिप और वर्ल्ड क्लास बैटिंग के लिए जानते हैं, उन्होंने 2014 के ऑस्ट्रेलिया टूर में MS धोनी के टेस्ट फॉर्मेट से रिटायर होने के बाद टेस्ट टीम की कमांड संभाली थी और वो 2017 में अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स इंडिया के फुल टाइम कैप्टन भी बन गए थे। दूसरी तरफ थे रवि शास्त्री, जो पहले 2014-16 के बीच इंडियन टीम के डायरेक्टर रह चुके थे और जुलाई 2017 में ऑफिशियली टीम इंडिया के हेड कोच भी बन गए थे। अपने डीप क्रिकेटिंग नॉलेज, काम प्रेजेंस और शार्प मैन मैनेजमेंट स्किल के साथ शास्त्री ने ड्रेसिंग रूम में स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और एक नई एनर्जी भर दी थी। ये जोड़ी सिर्फ मैचेस जीतने के लिए नहीं बनी थी, ये दोनों आए थे पूरे इंडियन क्रिकेट का माइंडसेट बदलने के लिए। We have won today after 71 years. I'd like to live in the present. इनकी लीडरशिप के अंडर टीम इंडिया बनी बोल्ड, फियरलेस और फिटनेस ऑब्सेस्ड और इनका विजन क्लियर था। सिर्फ होम नहीं, फॉरेन पिचेस पर भी हमें डोमिनेट करना है, जिसने मार्क किया द स्टार्ट ऑफ गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। वेल, इस वीडियो में हम मोस्टली उनके टेस्ट पार्ट को ज्यादा फोकस करेंगे कि उन दोनों के प्रेजेंस से मेनली हमारे टेस्ट टीम में काफी इफेक्ट आया था इन अ पॉजिटिव वे। एंड ऑल्सो थोड़ा टेस्ट सीजन चल रहा है, सो व्हाई नॉट। सो वी ऑल नो कि विराट कोहली की लीडरशिप जर्नी स्टार्ट हुई थी 2014 में, जब ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान उन्होंने टेस्ट टीम की कमांड संभाली थी। तब वो काफी यंग थे, उनके अंदर काफी हंगर थी और तब उनके पास एक क्लियर विजन भी था। ऐसी टीम बनानी है जो इंटेंसिटी, प्राइड और डिसिप्लिन के साथ खेले। और 2017 में वो टीम इंडिया के अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स कैप्टन भी बन गए थे। तब ये वो मोमेंट था जब रवि शास्त्री फिर से उनके साथ जुड़े एंड एट दिस टाइम वो हेड कोच थे। वैसे इनकी बॉन्डिंग कोई नई बात नहीं थी, ये कनेक्शन तो तभी बन गया था जब शास्त्री कमेंट्री में थे और 2011-12 की इंग्लैंड सीरीज के टाइम पर विराट कोहली को प्रेशर हैंडल करने और टेक्निक सुधारने के टिप्स दे रहे थे। वहीं से शुरू हुआ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डीप अंडरस्टैंडिंग का सिलसिला, जो अब इंडियन टीम को लीड कर रहा था विद द सेम क्लियर विजन। इंडियन टीम को बोल्ड,
फिट और मेंटली स्ट्रांग बनाना है, जिससे वो हर जगह डोमिनेट करे। और उनके इस गोल को अचीव करने के लिए विराट कोहली ने एग्रेशन लाया, खुद को और टीममेट्स को हर मैच में पुश किया, और शास्त्री ने अपने मोटिवेशनल टॉक्स और एक्सपीरियंस से टीम को संभाला। We play proper test match cricket. जब भी टफ टाइम आया, ये जोड़ी एक परफेक्ट बैलेंस देती थी, फायर और काम का, और इसी बैलेंस ने टीम इंडिया को बनाया एक टॉप परफॉर्मिंग टीम अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स। एंड इवन विराट कोहली खुद भी बोलते हैं, मुझे इंडियन क्रिकेट में सबसे ज्यादा अगर किसी ने नो बोला है तो वो रवि भाई है। जब विराट कोहली ने कैप्टनसी संभाली थी तो उनके पास एक चीज क्लियर थी, दैट फिटनेस में कोई भी नेगोशिएट नहीं करेगा। एंड इसके बाद टीम में इंट्रोड्यूस किया गया था यो-यो टेस्ट, और रूल ये था, चाहे प्लेयर कितना भी बड़ा नाम हो, अगर टेस्ट पास नहीं किया तो वो टीम से बाहर रहेगा। इसने पूरी टीम का फिटनेस लेवल ऊपर उठा दिया था। प्लेयर्स लाइक ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने कंप्लीट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो उनकी लॉन्ग इनिंग्स और शार्प फील्डिंग का बेस बना, स्पेशली ड्यूरिंग द हिस्टोरिक 2020 एंड 21 ऑस्ट्रेलिया टूर। और साथ में विराट कोहली, वो खुद ग्राउंड में सबसे फिट प्लेयर रहे। एज अ कैप्टन वो एक जेन्युइन एग्जांपल बन गए पूरी टीम के लिए। शास्त्री कोहली एरा की दूसरी सबसे बड़ी लेगेसी थी इंडिया का वर्ल्ड क्लास पेस अटैक। पहले जहां इंडिया स्पिन डोमिनेटेड टीम थी, वहीं विराट कोहली ने पेस को प्रायोरिटी दी। कभी कभी तो स्पिनर को हटा के 4 फास्ट बॉलर्स भी खिला दिए, जैसे 2018 का एडिलेड टेस्ट मैच, जहां विराट कोहली ने बुमराह और शमी पे ट्रस्ट किया और उन्होंने मैच को जिता भी दिया। 2020-21 में जब इंजरीज ने टीम इंडिया को गिरा दिया था, विराट कोहली और रहाणे ने सिराज को बैक किया और वो सीरीज के टॉप विकेट टेकर भी बन गए। इसके अलावा जब टीम इंडिया एडिलेड टेस्ट मैच में सिर्फ 36 पे ऑल आउट हुई थी, तब ये जोड़ी बिखरी नहीं। विराट कोहली वापस आ गए, बट टीम ने उनका ब्रीफ कैरी किया। शुभमन गिल गाबा में फैबुलस 91 रन्स की नॉक खेलकर हीरो बन गए थे। अग्रेशन और बिलीफ के साथ साथ रिजल्ट्स भी आने लग गए थे। पीछे से रवि शास्त्री और बॉलिंग कोच भारत अरुण ने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा का लीथल ट्रियो डेवलप किया, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने लिए 101 विकेट्स एट 21.99 एंड शमी ने 92 विकेट्स एट 26.63 और ईशांत शर्मा एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स एंड ग्रेट डिटर्मिनेशन। एंड एक और चेंज आया था, जो था टीम का एटीट्यूड। जब सामने वाला स्लेजिंग करता तो उसके सामने अब टीम इंडिया चुप नहीं रहती थी। क्या आपको 2018 में टिम पेन के साथ यंग पंत की बैंटर याद है, जब पंत ने टिम पेन को लेजेंड लेवल ट्रोल करते हुए टेम्परेरी कैप्टन कह दिया था? विराट कोहली का बोल्ड एटीट्यूड सब पे छा गया, और इस सब की असली शुरुआत हुई थी 2017 के श्रीलंकन टूर से, जब इस डुओ की साइड से सबसे पहला स्टेटमेंट आया। पहले टेस्ट गैले में था। पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे 600 रन, जहां विराट कोहली ने एक सॉलिड अनबीटन सेंचुरी 103 रन की स्कोर करी थी, और इंडिया ने यह मैच जीता था 304 रन से। फिर दूसरा टेस्ट मैच जो कि कोलंबो में था, वो वन साइडेड रहा, जहां पुजारा ने 133 रन और रहाणे ने 132 रन की सेंचुरी से इंडियन टीम ने 622 फॉर 9 के स्कोर पर डिक्लेयर किया था। फिर अश्विन जडेजा का वो लेजेंडरी डुओ, जिसमें दोनों ने एक एक इनिंग में 5 विकेट हॉल लिया था, और श्रीलंका पहली इनिंग्स में 183 रन पे ऑल आउट हो गई थी, और फिर दूसरी में 386 रन पे, और इंडिया जीत गई एक इनिंग्स और 53 रन से। फिर आता है फाइनल टेस्ट मैच, जहां शिखर धवन की 119 रन की फेयरनी नॉक से पूरी लंका जल गई थी, और इंडिया ने बनाए थे 487 रन, और फिर श्रीलंका दोनों इनिंग्स में ऑल आउट हो गए, एंड इंडिया ने यह मैच भी एक इनिंग्स और 171 रन से जीत लिया था। कोहली शास्त्री डुओ ने वहां पर लिखी थी एक नए एरा की शुरुआत, विद इंडियाज फर्स्ट एवर ओवरसीज टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश ऑफ 3-0। इस व्हाइट वॉश के बाद एक बात क्लियर हो गई थी, विराट कोहली का अग्रेसिव लीडरशिप स्टाइल और शास्त्री की क्लियर विजन वाली कोचिंग, ये दोनों ही चीजें टीम इंडिया को एक नए लेवल पर ले जा रही थी। विराट कोहली पेसर्स को चार्ज रखते थे, टॉप ऑर्डर को ग्राइंड करने देते थे, यानी कि प्लेयर्स के लिए प्रॉपर फ्रीडम, और वहीं रवि शास्त्री ने अश्विन जडेजा को खुलकर परफॉर्म करने दिया, और टीम के बीच एक टाइट बॉन्डिंग बनाए रखी, प्ले फॉर ईच अदर, ये उनका माइंडसेट रहा। और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट दिखा 2018-19 की ऑस्ट्रेलिया टूर में, जहां लिखी गई थी हिस्ट्री, इंडियन क्रिकेट की एक हिस्टोरिक जीत। कोहली शास्त्री की लीडरशिप में टीम इंडिया ने उस सीरीज को 2-1 से जीता, और ये सिर्फ एक स्कोर लाइन नहीं थी, एक बोल्ड स्टेटमेंट था, दैट वी आर हियर टू डोमिनेट एंड विन। एडिलेड टेस्ट मैच में पुजारा ने बनाए 123 और 71 रन, और बुमराह शमी ने विकेट्स उड़ाए, हेल्पिंग टीम इंडिया टू क्लोजली विन बाय 31 रन। फिर पर्थ वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत के कमबैक जरूर किया, लेकिन विराट कोहली ने वहां भी 123 रन की फाइटिंग सेंचुरी मारकर अपनी क्लास दिखाई थी। फिर आता है मेलबर्न टेस्ट मैच, जिसमें टीम इंडिया ने 443 रन बनाकर गेम पर कब्जा किया था। पुजारा के 106, विराट कोहली के 82 रन और बुमराह के 6 विकेट फॉर 33 के कमाल के स्पेल की वजह से टीम इंडिया ने कंफर्टेबली उस गेम को 137 रन से जीत लिया था। फिर लास्ट वाला सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, पर इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग स्कोर बनाया 622 फॉर 7 का, जहां पुजारा ने 193 और पंत ने 159 रन की एक नॉक खेली, शोइंग देयर फुल डोमिनेशन। उस सीरीज में कई की वॉरियर्स थे, पुजारा विद 521 रन, बुमराह विद 21 विकेट्स, शमी विद 16 विकेट्स,
Pant with 350 runs and Captain Kohli, the consistent leader with bat and attitude. उन्होंने टिम पेन के स्लेजेस को भी बोल्डली जवाब दिया। लाइक सेकंड टेस्ट मैच में उन्होंने कहा if he messes it up, it's 2-0 and bold tactics दिखाए। फुल पेस अटैक के साथ जाकर स्पिनर हटा दिया, which actually worked well for us. And वहीं पे शास्त्री ने टीम को फास्ट और बाउंसी पिचेस के लिए मेंटली एंड टेक्निकली रेडी किया ताकि प्लेयर्स वहां पर सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि डोमिनेट करें। पिच को निकालो गेम से, भाड़ में गया पिच, 20 विकेट निकालना है। चाहे जोहान्सबर्ग हो, चाहे इंडिया हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे ऑकलैंड हो, जिधर भी, चाहे मेलबर्न हो। और जब सीरीज जीत ली तो शास्त्री ने प्राउडली कहा ये विन भी 1983 वर्ल्ड कप जितना बड़ा है, अगर उससे बड़ा नहीं तो। एंड ऑल्सो उन्होंने अपना एक लेजेंडरी स्टेटमेंट भी दिया था उस टाइम पर, पास्ट इज हिस्ट्री, Future is a mystery. We have won today after 71 years. I'd like to live in the present and salute my captain for being the captain of the team that beat Australia for the first time in Australia in a series. इसके बाद 2019 में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट घर पर 3-0 से क्लीन स्वीप किया। एक और प्रूफ कि होम कंडीशंस में टीम अब अनबीटेबल हो चुकी थी। पुणे टेस्ट वाज द हाईलाइट जहां इंडिया ने बनाए थे 601 for 5 और डिक्लेयर कर दिया था। उसी मैच में विराट कोहली ने अपनी अनबीटन 254 रन का स्कोर बनाया था, जो कि उनका हाई स्कोर भी है। A century for Virat Kohli. So 7th double 100 for Virat Kohli. 250 for Virat Kohli. It's a terrific innings from the Indian captain. और इंडिया ने उस मैच को एक इनिंग्स और 137 रन से जीत लिया था। ड्यूरिंग दिस विराट कोहली की एग्रेसिव कैप्टनसी में सभी बॉलर्स कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे थे, जबकि शास्त्री ने स्मार्ट रोटेशन और बिग फर्स्ट इनिंग्स टोटल्स पर फोकस किया। टीम यूनिटी भी टॉप लेवल पर थी, हर प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहा था, स्पेशली बॉलर्स जिन्होंने परफेक्ट पार्टनरशिप में काम किया। अब कोहली शास्त्री एरा के नंबर्स भी उनकी ग्रेटनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। 43 टेस्ट मैचेस में 25 विंस, विन रेट ऑफ 58.13%, 76 ओडीआई मैचेस में 51 विंस, which actually means the win percentage of 67.11%, and 65 T20 मैचेस में 42 विंस, having the win percentage of 64.62%। एकदम हर फॉर्मेट में एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी। ये एरा याद रखा जाएगा फिटनेस ऑब्सेशन, अग्रेसिव माइंडसेट और ओवरसीज डोमिनेशन के लिए, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। This is an Indian cricket team that will jump over a cliff to win a game for the country. That's the determination, that's the ruthlessness, that's the mindset with which this team went to play in this series. हाँ, साथ में आईसीसी ट्रॉफीज भी आए जिसमें वो उतना कुछ खास नहीं कर पाए, बट जो उनका बेस बना वो लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन बन गया। उन्होंने प्रॉपर टीम को कोर से बेटर किया। कोहली और शास्त्री ने टीम इंडिया को सिर्फ एक यूनिट नहीं, एक मेंटालिटी दी, विन एनीवेयर, फियर नो वन। ये मैं एक एरोगेंट वे में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि हम इतना बिलीफ रखते हैं एज ए टीम अपने अंदर कि हम लोग किसी को भी कहीं भी हरा सकते हैं। लेकिन हर एरा के कुछ लॉस भी होते हैं और कोहली शास्त्री पार्टनरशिप पर भी क्रिटिसिज्म हुआ, स्पेशली फॉर नॉट विनिंग आईसीसी ट्रॉफीज। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान से हार, 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार, और फिर 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड से हार। ये सभी काफी बड़े हार्ट ब्रेक्स रहे। और फिर इसके बाद 2021 का T20 वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा, जहां टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी एंड वहां हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों से हार गए। बैटिंग फ्लॉप रही, बॉलिंग ड्यू के साथ स्ट्रगल करती दिखाई दी, और इसके अलावा 2018 इंग्लैंड टूर में 4-1 का लॉस, और फिर साउथ अफ्रीका के 2018 और 2021 के टूर में टैक्टिकल एरर्स और ओवर एग्रेशन पर सवाल उठे। शास्त्री के कुछ पोलराइजिंग स्टेटमेंट्स और टीम फटीग भी हेडलाइंस में रहे। ये सब बताते हैं कि चाहे हाईएस्ट जितने भी बड़े हो, कंप्लीट परफेक्शन मुश्किल होता है, पर फाउंडेशन का क्या? वेल, वो तो पूरा सॉलिड रहा और उसी पे आज इंडिया स्टैंड करता है। उन्होंने सिर्फ एक टीम नहीं, एक सोच तैयार करी जो हर पिच पर जीतने निकले बिना किसी एक्सक्यूज के। ड्रेसिंग रूम का कल्चर बदला, फिटनेस को रिलीजन बनाया गया और हर प्लेयर को जिम्मेदारी दी गई और हर प्लेयर का रोल डिफाइन किया गया। आईसीसी ट्रॉफी तो ना सही, पर जो फाउंडेशन और माइंडसेट उन्होंने रेडी किया, जिसने लिटरली इंडिया के अंदर टेस्ट के लिए क्रेज को और बढ़ा दिया। वेल, आपकी नजर में कोहली शास्त्री की जोड़ी के अंदर सबसे आइकॉनिक चीज क्या थी? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड डोंट वरी, 2023 वर्ल्ड कप वाली वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। हम उसे दिसंबर के फर्स्ट वीक में अपलोड कर देंगे। और अगर इस तरह की कंपाइलेशन वीडियो आपको और देखने हैं तो कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू। अगर रिकी पॉन्टिंग के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर बॉब वोल्मर की मिस्टीरियस डेथ के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।